बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, 6 सेमेस्टर कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। जी, लास्ट लेक्चर हमने जहाँ पे छोड़ा था मोनोलिथिक आइसिस की फॉर्मेशन या फैब्रिकेशन में हमने क्या किया था लास्ट टाइम? पी टाइप सबस्ट्रेट पे हमने एन टाइप एपिटेक्सियल लेयर्स की ग्रोथ की थी और उसके बाद हमने उसमें पी टाइप रीजन्स जो हैं बीच में डिफ्यूज़ किए थे। किस तरह से? आइसोलेशन डिफ्यूजन के थ्रू। तो अब हमारे पास पी टाइप सबस्ट्रेट के अंदर यूँ समझें कि दो कैपेसिटर्स की साइड वॉल्स बन गई हैं और हमारे पास एक कलेक्टर डिफ्यूज़ हो चुका है। नेक्स्ट हमने क्या करना है? हमने बेस को डिफ्यूज़ करना है। बेस डिफ्यूजन प्रोसेस हमने नेक्स्ट पढ़ना था। बेस डिफ्यूजन प्रोसेस जो है वो आपको फिगर में दिखाया गया है। इसमें हमने क्या करना है? लास्ट टाइम जैसे कि हमने सिलिकॉन डाइऑक्साइड की एक लेयर लगाई थी और फिर से उसको कहीं कहीं से रिमूव करके वहाँ पे जो रीजन्स हैं पी टाइप वो डिफ्यूज़ किए थे। तो यहाँ पे भी हमने क्या करना है? उस वेफर के ऊपर सिलिकॉन डाइऑक्साइड की एक लेयर या तह देंगे और पी रीजन्स को जो है रेगुलेटेड इन्वायरमेंट्स के अंदर, जैसे कि हमारे पास पी रीजन कौन सी इम्प्योरिटी देती है? बोरान अगर हम एज एन इम्प्योरिटी यूज़ करें तो हमारे पास पी टाइप मटेरियल आता है। तो इस तरह से हम डिफ्यूज़ उस वक्त जो करते हैं वो हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर होता है और साथ में जो है उसके एक इम्प्योरिटी भी डिफ्यूज़ करते हैं तो वो उसमें हमारे पास डॉपिंग भी हो जाती है, क्योंकि इसको हम गैसेस स्टेट में रखते हैं और हाईली ग्रेटर टेम्परेचर के ऊपर यूज़ करते हैं। तो डॉपिंग भी साथ साथ हमारी होती जाएगी। तो बेस रीजन जो होगा NPN ट्रांजिस्टर का, एन एपिटेक्सियल लेयर जो है हमारे पास वो एज ए कलेक्टर वर्क करेगी और पी रीजन जो अब हम डिफ्यूज़ कर रहे हैं ये एज अ बेस रीजन वर्क करेगा। तो ये NPN के लिए ये बेस रीजन जो है ये ट्रांजिस्टर के लिए मतलब बेस रीजन का काम देगा NPN ट्रांजिस्टर के लिए, और रेजिस्टर का भी काम करेगा, डायोड के लिए एक एनोड का काम भी करेगा और जंक्शन कैपेसिटर के तौर पे भी वर्क करेगा। यानी कि हम एक ही कंपोनेंट अगर फॉर्म करना चाह रहे हैं, फैब्रिकेट करना चाह रहे हैं तो हम करेंगे एक ही कंपोनेंट फैब्रिकेट, लेकिन वो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स का काम करेगा हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर। तो इसका डिफ्यूजन टाइम जो है इसको कंट्रोल किया जाता है कि हमारा पी टाइप इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो सबस्ट्रेट लेयर तक ना पहुंच पाएँ, क्योंकि वो हमारे पास पहले से पी टाइप सबस्ट्रेट लेयर थी। तो अगर ये पी और वो पी अगर कनेक्ट हो जाती हैं तो फिर यूँ समझें कि हमारे पास ये सारे के सारे कंपोनेंट्स जो हैं ये फैब्रिकेट नहीं होंगे। तो बेस लेयर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो हमेशा हम आइसोलेशन रीजन से हाई रखते हैं। ये देखें, इस फिगर में देखें आप, बेस डिफ्यूजन का प्रोसेस चल रहा है इसमें मोनोलिथिक आईसी की फॉर्मेशन में। सबसे पहले हमने पहला स्टेप किया था पी टाइप सबस्ट्रेट, फिर हमने क्या किया था? एन टाइप एपिटेक्सियल लेयर की ग्रोथ की थी, फिर ऊपर हमने सिलिकॉन डाइऑक्साइड की तह लगाई थी और फिर वहाँ पे एचिंग करके वहाँ पे पी टाइप लेयर दी थी। अब हमने क्या करना है? हमने फिर से सिलिकॉन डाइऑक्साइड की एक तह लगानी है और फिर हमने क्या करना है? हमने पी टाइप बेस डिफ्यूजन करनी है, पी टाइप मटेरियल जो बेस होगी हमारी। तो आइसोलेशन रीजन जो होंगे उनकी रेजिस्टिविटी जो होगी वहाँ पे वो लेसर होगी, यानी कि बेस लेयर से। एमिटर को किस तरह से हम डिफ्यूज़ करते हैं? फिर से हम मास्किंग और एचिंग प्रोसेस करेंगे, यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर ग्रो करेंगे और फिर इसको सिलेक्टिव एरियाज से एच करेंगे, रिमूव करेंगे और एक और लेयर जो है हमारे पास पी टाइप रीजन की ओपनिंग पे, ये हमारे पास किस चीज़ का काम देगी? ट्रांजिस्टर के एमिटर्स का, और कैथोड रीजन्स डायोड्स के लिए बेस जो थी वो हमारे पास एनोड रीजन का काम दे रही थी, क्योंकि वो पी टाइप है तो ज़ाहिर है एनोड ही होगी, और ये एन टाइप है एमिटर जो हम डिफ्यूज़ कर रहे हैं तो ये एन टाइप होते हुए ये कैथोड का काम देगा।
और जंक्शन कैपेसिटर की भी ये एक प्लेट हमारे पास फॉर्म कर लेगा। कौन सी साइड वाली प्लेट होगी? ये नेगेटिव प्लेट होगी। ये पी टाइप वाली पॉजिटिव प्लेट और ये एन टाइप वाली नेगेटिव प्लेट। अब चेक करें हमारे पास एमिटर डिफ्यूजन की जो फिगर है। देखिए हमने बीच में हमारे पास जो नज़र आ रही है दरमियान वाला हिस्सा, इसमें एन रीजन में हमने क्या किया है, ये हमारे पास एन रीजन्स हैं जो ब्लैक बॉक्सेस की सूरत में दिखाए गए हैं कि जहाँ जहाँ से सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है रिमूव हुई है वहाँ पे हमने एन रीजन्स डिफ्यूज़ कर दिए हैं। और ये एज कैथोड ऑफ अ डायोड वर्क करेंगे। पी रीजन एज एनोड और एन रीजन एज कैथोड। हाँ जी, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एल्युमिनियम मेटलाइजेशन करेंगे। हमें कनेक्शंस भी तो चाहिए होंगे ना, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक हमें इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस भी चाहिए होंगे, तो उसके लिए हम एल्युमिनियम मेटलाइजेशन करते हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर हमने दे दी टॉप सरफेस के ऊपर। सेम फोटोरेसिस्ट टेक्निक जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, जिसको हम फोटोलिथोग्राफिक प्रोसेस कहते हैं, इसको भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अनवांटेड एल्युमिनियम एरियाज़ को एच करने के लिए। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कनेक्टेड स्ट्रिप्स की सूरत में प्रोवाइड किया जाता है कि इस तरह से लीड्स जो होती हैं अटैच होती हैं, यानी कि एल्युमिनियम मेटल जो है उसकी हमारे पास हमारी सरफेस के ऊपर, आईसी की सरफेस के ऊपर लेयर्स बन जाती हैं जो कि फिर जिनके साथ लीड्स अटैच होती हैं, ये हमारे पास कनेक्शन का काम देती हैं। हाँ जी, ये फिगर देखें। अब हमारे पास ये तकरीबन एक आईसी कंप्लीट हो चुका है। पी टाइप सबस्ट्रेट, पी लेयर, फिर हमारे पास एन टाइप एपिटैक्सियल लेयर की ग्रोथ है, फिर पी रीजन्स हैं जो बेस डिफ्यूज़ की थी हमने, फिर एन टाइप रीजन्स जो कि हमने एमिटर डिफ्यूजन की थी। इन सब के ऊपर हमने क्या किया है, हमने एल्युमिनियम की मेटलाइजेशन कर दी है। यही एल्युमिनियम मेटलाइजेशन अगर आप ओरिजिनली एक आईसी को देखते हैं तो उसके ऊपर नज़र आती है, और यही इस बात की ज़िम्मेदार होती है कि हमारे कंपोनेंट्स जो हैं वो आपस में इलेक्ट्रिकली कनेक्ट हो जाएं। हाँ जी, नेक्स्ट है आपका स्क्रिबिंग एंड माउंटिंग। फाइनल स्टेज है आईसी की मैन्युफैक्चरिंग की। मेटलाइजेशन प्रोसेस के बाद हम क्या करते हैं, सिलिकॉन वेफर जो है हमारे पास उसको स्क्रिप्ट कर देते हैं एक डायमंड टिप टूल के साथ, और इसको मज़ीद इंडिविजुअल चिप्स के अंदर सेपरेट कर देते हैं। हर चिप जो होती है वो उसके ऊपर हम एक सिरामिक वेफर लगाते हैं और इसको सूटेबल हेडर के साथ जोड़ देते हैं, तो ये आईसी चिप हमारी फैब्रिकेट हो जाती है। इसको हम बॉन्ड करते हैं एल्युमिनियम के साथ या फिर गोल्ड वायर के साथ आईसी चिप के ऊपर जो इसका टर्मिनल पैड होता है, ताकि ये एक्सटर्नली भी हम इसको कनेक्ट कर सकें किसी भी किस्म की वायरिंग के साथ। तो मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हुई हमारी। इस तरह से हम एक चिप फैब्रिकेट करते हुए हंड्रेड्स ऑफ आईसीज़ को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। अच्छा, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स की फॉर्मेशन कैसे होती है आप साथ साथ देखते आए हैं कि किस तरह से हमने सबसे पहले कलेक्टर डिफ्यूज़ किया। वही कलेक्टर जो है एज आ रेजिस्टर की एक प्लेट के तौर पे भी वर्क करेगा। फिर हमने क्या किया, बेस डिफ्यूज़ की, तो ये बेस भी हमारे पास पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए पॉजिटिव रीजन बेस का काम देगी, और सिमल्टेनियसली ये कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट का काम भी देगी और हमारे पास एनोड का काम भी देगी। तो अब ये देखते हैं कि आईसीज़ के अंदर
मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स जो हैं अलग अलग हम उनको किस तरह से फैब्रिकेट करते हैं, ये आपने फिगर पहले भी देखी है। तो इसमें पी टाइप सबस्ट्रेट है, फिर कलेक्टर, एमिटर और बेस रीजन्स हैं, एन टाइप कलेक्टर, पी टाइप बेस और एन टाइप एमिटर। तो इन रीजन्स को हम एज ट्रांजिस्टर वर्क कराएंगे। ये देखिए ट्रांजिस्टर की हमारे पास सिंबल भी दी गई है एमिटर, बेस और कलेक्टर के लिए। पी टाइप बेस है तो इसका एरो हेड बाहर की जानिब है। अच्छा, ट्रांजिस्टर और डायोड्स जो होते हैं वो एपिटैक्सियल प्लानर डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू हमारे पास वजूद में आते हैं आईसीज के ऊपर। डायोड्स को किस तरह से फैब्रिकेट करते हैं, इनको भी सेम डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ही फैब्रिकेट करते हैं कि इनके जो रीजन्स होते हैं वो पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं, यानी कि कलेक्टर बेस जंक्शन में ट्रांजिस्टर जो है उसको हम एज आ डायोड भी यूज़ कर रहे हैं। कलेक्टर बेस जंक्शन हमारा कौन सा होगा, बेस पी टाइप थी तो कलेक्टर जो है एन टाइप था, तो इसमें इसका जो कलेक्टर होगा वो डायोड के कैथोड के तौर पे वर्क करेगा और जो बेस होगी वो डायोड के एनोड के तौर पर वर्क करेगा। ये आपके पास फिगर भी दी हुई है, चेक करें। पी टाइप हमारे पास एनोड और एन टाइप कैथोड, वही सेम डिफ्यूजन्स होंगी लेकिन ये मुख्तलिफ तरह से वर्क करेंगे। रेसिस्टर्स को किस तरह से हम फॉर्म करते हैं, रेसिस्टर जो होते हैं आईसीज में जिनको हम रिस्पेक्टिव ओहमिक वैल्यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, उनको हम अब ये है कि हमने रेसिस्टर लगा तो दिया, लेकिन ये है कि हम उसकी जो रेजिस्टेंस है इन ओहम्स वो किस तरह से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो हम कंसंट्रेशन ऑफ डॉपिंग इम्प्योरिटी और डेप्थ ऑफ डिफ्यूजन इन दो तरीक़ों से कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि अगर हम डॉपिंग इम्प्योरिटी की कंसंट्रेशन को वेरी करते हैं तो हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को घटा और बढ़ा सकते हैं, और इसी तरह से डिफ्यूजन की डेप्थ को, यानी कि जो हमने पी रीजन्स डिफ्यूज़ किए थे उनकी डेप्थ को जो है हम कंट्रोल करते हुए भी अपनी रेजिस्टेंस को घटा और बढ़ा सकते हैं। ये ओहम से हंड्रेड्स ऑफ किलो ओम्स तक होती है और इसकी जो टॉलरेंस लेवल होता है +-5 होता है, जो कि हमारे पास नॉर्मली भी इतना ही होता है तकरीबन। ये देखें रजिस्टर फैब्रिकेशन किस तरह से होती है। इसकी पी टाइप मटेरियल के अंदर जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर जो है हमारे पास, उसके थ्रू ये रजिस्टर फैब्रिकेट हो रहे हैं। 1 एंड और 2nd एंड इसका दिखाया गया है। हाँ जी, कैपेसिटर्स है लास्ट बट नॉट द लीस्ट। पी और एन रीजन्स जो होते हैं वो कैपेसिटर प्लेट्स फॉर्म करते हैं। डाइलेक्ट्रिक जो होती है वो डेप्लेशन लेयर बन जाती है इन दोनों कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान। हाँ जी, पी टाइप रीजन एक पॉजिटिव प्लेट के तौर पर वर्क करेगा, एन टाइप रीजन नेगेटिव प्लेट के तौर पर वर्क करेगा, और इन दोनों के दरमियान में जो डेप्लेशन लेयर होगी हमारी वो एज डाइलेक्ट्रिक वर्क करेगी। बाकी ये है कि इंडक्टर्स वगैरह जैसे कंपोनेंट्स जो होते हैं इनको हम आईसीज के अंदर फैब्रिकेट नहीं कर सकते, तो इन्हें बाहर से एक्सटर्नली कनेक्ट करने की ज़रूरत होती है।